हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का 4th चैप्टर, जो कि एक कविता है जिसका नाम है छापा, जिसे लिखा है ओम प्रकाश जी आदित्य ने। बहुत ही सुंदर ये कविता है, हास्य से भरपूर और व्यंग से भरपूर। इस पूरी कविता को हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इसके जो प्रश्न उत्तर है, कृति और स्वमत, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगी। ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और उसी के अनुसार मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये बच्चों की, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विद हेमा ओवान को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और यूज़फुल साबित होते हैं तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। छापा, एक एक स्टैंजा करूँगी मैं इसमें। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। तो ये लाइंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही सीधी सी बात है, जब कोई आईटी डिपार्टमेंट वाले, इनकम डिपार्टमेंट वाले कोई ऑफिसर्स किसी के घर पे रेड मारते हैं, छापा का मतलब होता है रेड मारना, किसी के घर पे रेड मारते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर इसलिए रेड मारी जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कहीं से कि इनके पास में अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से काफ़ी धन दौलत इकट्ठा की गई है। तो इसीलिए वो रेड पड़ती है वहाँ पर, ताकि वो जो भी इलीगली जमा की हुई दौलत है वो ये लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो लेखक के घर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। उनके घर में बहुत बड़ा छापा पड़ा, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा छापा, यानी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग आए थे, घर में घुसे और उन्होंने सीधे लेखक से पूछा, बोले सोना कहाँ है। अब लेखक ने यहाँ पे व्यंग रखा है, व्यंग किया है, और साथ ही साथ हास्य भी यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सोना, जो ये अधिकारी लोग सोना पूछ रहे हैं, उसका मतलब होता है धातु, गोल्ड, और लेखक जो सोना समझ रहे हैं वो कहते हैं कि अरे कहाँ सोना, मेरी तो आंखों में ही है, रात से सोया नहीं हूँ, है ना। सोना तो स्लीप, तो यहाँ पे सोना का दो अर्थ हो रहा है। एक सोना धातु होता है, गोल्ड मेटल, और दूसरा अर्थ होता है नींद, ठीक है। वे रोश में आकर बोले, रोश यानी गुस्से में, क्योंकि ये मजाक कर रहे थे ना। अब जैसे अगर आपसे कोई गुस्से में सवाल करे और आप मजाक पे मजाक करे जाओ तो सामने वाला और भड़केगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो अधिकारी आए हैं छापा मारने के लिए, वे थोड़े से रोश में आकर, रोश में ने रौब में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, यानी कि सोने को स्वर्ण भी कहते हैं, तो वो कहते हैं स्वर्ण दो स्वर्ण। तो इस स्वर्ण को भी कवि ने यहाँ पे सुवर्ण, यानी कि सुंदर लिखावट, ओके, सुवर्ण, यह समझकर उन्होंने वापस से कहा, मैंने जोश में आकर कहा कि सुवर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। कि ये जो सुवर्ण है, स्वर्ण को उन्होंने कर दिया सुवर्ण। लेखक ठहरे किस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ करते हैं, बहुत खूब उन्हें आता है। तो कहते हैं कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लिखावट में और बहुत ही सुंदर शब्दों से मैंने अपनी कविताएं लिखी है, तो उन्हें कैसे दे दूं मैं, मतलब वो सुंदर कविताएं या सुंदर अक्षर मैं उन्हें आपको कैसे दे दूं। तो यहाँ पर ये हास्य हो रहा है, दो जगह पे हास्य होता है। एक जगह पर जब अधिकारी सोना मांगते हैं और दूसरी जगह जब वे सुवर्ण मांगते हैं। जब सोना मांगते हैं तो लेखक कहते हैं कि वह तो मैं रात से सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों में है, और जब सुवर्ण कहते हैं तो कवि कहते हैं कि सुवर्ण यानी कि वह तो स्वर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, वो कैसे दे दूं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ, दूसरा स्टेंजा। तो यहाँ पर वे जो अधिकारी जो आए हैं छापा मारने के लिए, वे झुंझलाकर बोले, झुंझलाकर यानी चिढ़कर, क्योंकि कवि हास्य कर रहे हैं, सोना मांगा है, सुवर्ण मांगा है, तो वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, तो वो झुंझला गए, यानी कि गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम समझे नहीं, हम तुमसे तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन मांग रहे हैं, यानी कि अवैध तरीके से जो जमा किया हुआ तुम्हारा धन दौलत है, हम वो मांग रहे हैं। तो कवि बेचारे मुस्कुराकर बोल दिए कि अरे अर्थ तो आप मेरी नई कविताओं में है,
ढूंढ लो, आपको मिल जाए तो ढूंढ लो, यानी कि आप मेरी कविताओं का अर्थ बता दो कि इन कविताओं में मैंने क्या अर्थ छुपा रखा है। यानी यहाँ पे अर्थ का दो मतलब है, एक अर्थ यानी कि रुपया पैसा धन दौलत, और दूसरा अर्थ है कविता का जो हम सरल रूपांतर करते हैं, अर्थ बताते हैं वो। दूसरे, जब कवि ने फिर से हास्य किया तो वे कड़क कर बोले, थोड़ा जोर से बोले, तेज आवाज में, चांदी कहाँ है। अब सोने से तो काम बन नहीं रहा है, तो अधिकारी लोग ने चांदी पर आ गए कि चांदी कहाँ है। तब मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो अब चांदी का अर्थ भी होता है, दो अर्थ है, एक है धातु यानी कि सिल्वर मेटल, और दूसरा है बालों में सफेदी आना, उसे भी हम चांदी कहते हैं। तो जब वे गुस्से में आकर बोले कि चांदी कहाँ है, तो लेखक को वापस से मस्ती सूझी है। वो कहते हैं कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ओके, वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत होकर यानी कि और गुस्से में आकर बोले, मतलब गुस्से में लाल होकर, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अब यहाँ पे नोट का अर्थ यानी रुपए पैसे, ठीक है, जो नोटों की गड्डी, रुपयों की गड्डी। तो यहाँ पे वो कहते हैं, वापस से मजाक कर रहे हैं, हास्य व्यंग कह रहे हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा, तो मतलब मेरे जो भी नोट है ना, वो मैं परीक्षा से 1 महीने पहले ही तैयार करूंगा, यानी कि जो हम रिटन नोट्स लेते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट के भी दो अर्थ हो गए हैं। तो किन किन के यहाँ पे इस स्टेंजा में 3 शब्द ऐसे आए हैं जिनके 2 अर्थ है। पहला है अर्थ यानी रुपया पैसा, और अर्थ यानी मीनिंग। दूसरा है चांदी, एक चांदी होता है धातु यानी मेटल, सिल्वर मेटल, और दूसरा चांदी होता है बालों की सफेदी। फिर नोट आया है, तीसरा नोट यानी नोटों की गड्डी, रुपए, और दूसरा नोट होता है जो हम परीक्षा के समय पे जो उतारते हैं, नोट्स उतारते हैं वो। तो यहाँ पे इस तरीके से कवि जो है हास्य पे हास्य किए जा रहे हैं। और ये जो अधिकारी है, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम उनका बन नहीं रहा है, तो वो गुस्से पे गुस्से हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, वे गरज कर बोले, जब नोट भी नहीं मिले, नोट पर भी व्यंग हुआ, तो वे गरज कर बोले, गरज कर यानी तेज आवाज में, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी यहाँ पर मुद्रा के भी 2 अर्थ होते हैं, एक मुद्रा होता है यानी कि रुपया पैसा, सिक्का, ओके, और दूसरा मुद्रा होता है चेहरे के हाव भाव। तो अधिकारियों ने जो मुद्रा शब्द का प्रयोग किया है उनका मतलब है रुपए पैसे। और यहाँ पे मैं लरज कर बोला, लरज कर यानी थोड़ा सा शर्मा कर, मतलब मन ही मन जैसे हम मुस्कुराते हैं, शर्माते हैं, वैसे। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। तो लेखक कहते हैं कि अरे मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए, एक्सप्रेशंस मेरे मुख पर, जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसे भी मुद्राएं कहते हैं। तो वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तो अब बेचारे अधिकारी लोग खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। पहले तो सोचे, फिर बाद में, क्योंकि अभी कवि से बात करने पर तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वे चले गए शयन कक्ष में। शयन कक्ष यानी बेडरूम, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अब देखो यहाँ पे लेखक ने ऑलरेडी मेंशन किया है, फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, यानी तकिया ऑलरेडी फटा हुआ था। तकिया यानी जो सोते समय हम सर के नीचे रखते हैं सपोर्ट के लिए, उसे हम तकिया कहते हैं। तो तकिए के जो फटे हुआ तकिया था उसके रुई नोचने लगे, रुई बाहर निकालने लगे, मानो जैसे तकिए के अंदर ही मैंने कुछ छुपा रखा हो। उन्हें टूटी अलमारी को खोला, और मेरे कमरे में एक टूटी हुई अलमारी भी थी, उस अलमारी को खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला, रसोई यानी किचन, किचन की खाली पीपियां यानी कि जो एक स्क्वायर बॉक्सेस आते हैं मेटल के बने हुए, उनको पीपियां कहते हैं। तो खाली पीपियों को टटोला। आप यहाँ पे देखो पीपियां भी है ना, खाली है, मतलब इन सब चीजों से हमें लेखक की जो आर्थिक स्थिति है वो पता चलती है कि यानी लेखक के पास में वास्तव में कुछ नहीं है, ना अन्न है ना धन है। क्योंकि किचन में भी जब वो गए तो किचन में भी सारे डब्बे तो उन्हें खाली मिल रहे हैं, और बेडरूम में जब गए शयन कक्ष में, तो वहां पर तो अलमारी भी टूटी हुई है, तकिया भी फटा हुआ था, यानी कि जो लेखक की हालत है वो बहुत ही पस्त हालत थी यहाँ पे। तो बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो अधिकारी जो है उन्होंने बच्चों की गुल्लक यानी कि सेविंग बॉक्स होते हैं, तो वो भी देख डाली उन्होंने, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। पर इन सभी चीजों में उनको एक ही तत्व मिला, और वो तत्व क्या था, खालीपन।
मतलब कुछ नहीं था, ना ही तकिए में कुछ मिला, ना ही अलमारी में कुछ मिला, ना ही पीपीओ में कुछ मिला, ना ही गुल्लक में कुछ मिला। ठीक है। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों को, कनस्तर यानी कि डब्बे, ये जो मेटल के डब्बे होते हैं, कनस्तरों को, मटकों को, इवन मटके जो मिट्टी के बने हुए मटके होते हैं जिनमें पानी रखते हैं, तो उन सब में ढूंढा, यानी कनस्तर में भी ढूंढा, मटकों में भी ढूंढा, लेकिन सब में उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है। ब्रह्मांड जो है शून्य से ही शुरू हुआ है, तो वहां पर भी उनको शून्य ही मिला है। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरण्य कांड यानी कि बिखरा हुआ। तो देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, ऐसा बिखरा हुआ मेरा घर देखकर जो उनका चेहरा जो खिला हुआ था, आज जब आए थे कि हाँ कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, तो वो चेहरा जो है निराशा में बदल गया। जो खुशी जो है निराशा में बदल गई, यानी कि उनका चेहरा मुरझा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और उनका जो हृदय था, वहां पर जो गुस्सा था मेरे लिए, वो गुस्सा जो है उनका करुण रस में समा गया, यानी कि मुझ पर दया आने लग गई उन्हें, ये सोचकर कि इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है और हम इसके घर में आए हैं अनधिकृत धन लेने के लिए। तो वे बोले, तो जब इन अधिकारियों को समझ आ गया कि लेखक के घर तो अब कुछ हाथ नहीं लगने वाला है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने क्षमा याचना की लेखक से और उनसे कहा कि माफ कीजिए, हमें शायद कोई गलत सूचना मिली थी कि आपके घर में कोई अनधिकृत धन रखा हुआ है। और अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। और असफलता यानी क्योंकि वो छापा मारने आए थे, सोचा था कुछ बड़ी रकम हाथ लगेगी, लेकिन यहाँ तो वे बिल्कुल ही असफल रहे। तब अपनी असफलता पर यानी कि अनसक्सेसफुल, अपनी असफलता पर वे पछता रहे थे कि उन्होंने क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी कि इस घर में धन है, वो धन वाकई में है या नहीं है, ये क्यों चेक नहीं किया, है ना। कभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बैकग्राउंड जरूर होता है, चेकिंग जरूर होती है। तो यहाँ पर उन्हें असफलता मिली, इसीलिए वे अफसोस कर रहे थे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो ये अधिकारी लोग जो है सिर झुकाकर वापस जाने लगे। सिर झुकाकर यानी निराश होकर, सिर झुकाकर जाना यानी निराश होना, हताश होना। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तो जब वे जाने लगे तब लेखक ने कहा कि मैंने उन्हें रोका और कहा, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए मतलब सिर मत हिलाइए कि यहाँ कुछ नहीं है, आप मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब अधिकारियों से लेखक कह रहे हैं कि आप यहाँ आए मेरे घर में अधिक धन ढूंढने के लिए, तो यदि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप उसे ले जाते। ठीक है। जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, है ना। अब जब आपने देख लिया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है, अधिक, ऐसे यूजुअली क्या होता है कि किसी के पास जितना धन होना चाहिए उससे अधिक होता है तो ये छापा मारने वाले ले जाते हैं। तो मिनिमम जितना सबके पास होना चाहिए, मेरे पास तो उतना भी नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको मुझे थोड़ा धन देकर जाना चाहिए ताकि मेरे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए धन की वो हो जाए। ठीक है। आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जिनके घर में आपको सोने चांदी के पलंग, सोफे इत्यादि कोई भी चीजें मिलती है, अधिक सोना या चांदी मिलता है, तो आप ले जाते हैं। ठीक है, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप जब आए तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था हमारे पास में, तो ऐसे घर में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ या तो कुछ देकर जाइए या कुछ बैठने के लिए भी नहीं है, ना टूटी कुर्सी ही है हमारे पास बैठने के लिए, तो एक तख्त तो दे के जाइए, यानी कि एक लकड़ी का सीट, सोफा टाइप का, तो एक तख्त तो देकर जाइए बैठने के लिए, टेबल टाइप में। ठीक है। तो ये जो है कविता जो है ये ली गई है गौरी बैठी छत पर, ये एक काव्य संग्रह है, उसमें से ये कविता ली गई है। तो अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें।
तो छापा मांगने वालों ने क्या क्या चीजें मांगी कवि से? सोना, अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, चांदी, नोट। ये पहले स्टैंजा के है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चन मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वे यानी छापा मारने वाले रोष में बोले तो कवि किस प्रकार बोले? ठीक है, तो वे यानी छापा मारने वाले लोग रोष से बोले तो कवि जोश से बोले। ठीक है, सेकंड, वे छापा मारने वाले कड़क कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले? वे कड़क कर बोले तो कवि भड़क कर बोले। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। तो सोना धातु है, तो जब छापे में सोना मांगा गया तो कवि ने किस रूप में लिया? नींद लेने के रूप में, यानी सोना। अर्थ जब मांगा तो कवि ने लिया कविताओं का अर्थ के रूप में। चांदी जब मांगी तो कवि ने लिया बालों में सफेदी के रूप में। और जब नोट मांगे तो कवि ने लिया टिप्पणी बनाना यानी नोट्स लेना उसके रूप में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा जोड़ियां मिलाओ है। यहाँ पे डायरेक्टली अर्थ दिए हुए है। अर्थ नई कविता में यानी कि मीनिंग्स, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। तो ये मैच द कॉलम टाइप आएगा। ये शब्द संपदा है, सबके दो दो अर्थ आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला शब्द है सोना। सोना का एक अर्थ है धातु और दूसरा है नींद लेना। अर्थ का एक अर्थ है संपत्ति यानी पैसा और दूसरा है साहित्य में मतलब। नोट का रुपया होता है और परीक्षा के टिप्पणी। चांदी का अर्थ धातु या चांदी होता है और दूसरा है बालों में सफेदी, चांदी। अब ये आपके ऑपोजिट्स हैं, रात दिन, अनधिकृत अधिकृत, नई पुरानी, धीरे धीरे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम करते हैं सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट स्टैंजा, उसका ये लास्ट जो 5 लाइन्स है उसका बोला गया है अर्थ लिखने के लिए। तो अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। अधिकारी कवि को कहते हैं कि आपने जो चांदी छुपाकर रखी है वो लेकर आओ। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद बाल हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं। तो कवि चांदी के अर्थ को कहते हैं कि उनके बाल तो सफेद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो चांदी के अर्थ को वो अपने बालों की सफेदी से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। और जब अधिकारी कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, यानी गुस्से में पूछते हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं। तो वो नोट का संबंध किसके साथ जोड़ते हैं? जो परीक्षा देते समय विद्यालय में जो विद्यार्थी अपने नोट्स बनाता है उससे संबंध में करते हैं। तो यानी हर चीज का वो दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं कवि यहाँ पे, है ना। और इसके लिए नोट के लिए वो कहते हैं कि वो तो परीक्षा से 1 महीने पहले ही तैयार करेंगे। ठीक है, अब दूसरे हैं वापस से कृति। ये वस्तुएं खाली थी। कौन सी चीजें खाली थी वस्तुएं? अलमारी, रसोई की पीपियां, बच्चे की गुल्लक, कनस्तर और मटके। ठीक है, शयन कक्ष में पाई गई चीजें क्या क्या थी? फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। ये तो मैंने जब आपको एक्सप्लेन करी थी तभी बता रही थी। पद्यांश में प्रयुक्त 2 रस, रौद्र रस, करुण रस, यानी भावनाएं जो मुद्राएं होती है ना, रौद्र रस, करुण रस। ओके, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, क्या आया? उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। तो ये सारे बदलाव देखे गए हैं छापा मारने आने वाले लोगों के घर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है इसके प्रश्न में रीड करती हूं। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला प्रश्न है हमारा अरण्य कांड, मतलब अरण्य कांड हमें चाहिए उत्तर में। तो प्रश्न करना है, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? तो कवि के घर में अरण्य कांड देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया, है ना। तो अरण्य कांड इसका अर्थ उत्तर आता है, तो उसके लिए हमने ये प्रश्न बनाया है। दूसरा प्रश्न है असफलता। कवि के घर में छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता मिली, है ना। तीसरा शब्द है मुद्रा। कवि ने छापा मारने वालों से अपने मुंह पर क्या देखने के लिए कहा? उनकी मुद्राएं। चौथा है शयन कक्ष। छापा मारने वाले कहाँ घुस गए?
शयन कक्ष में घुस गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस एक कृति है, कवि के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। मतलब ऐसी कौन सी पंक्ति है पोयम में जो कवि के घर की अभावग्रस्त स्थिति बताते हैं, यानी कि कवि के घर में कमी होने की स्थिति बताते हैं। जैसे रसोई की खाली पीपियों को टटोला, ये लाइन बताती है कि रसोई में भी खाने पीने के लिए चीजें नहीं है कवि के पास में। ठीक है, अब हम करते हैं शब्द संपदा। यहाँ पे वचन बदलना है हमें और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। वचन बदलना है मुद्राएं मुद्रा, अलमारी अलमारियां, चेहरा चेहरे, सूचना सूचनाएं। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को खोजना, खोजना का अर्थ होता है ढूंढना। फिर नेक्स्ट है मिट्टी का बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए उसे कहते हैं गुल्लक। ठीक है, अब सरल अर्थ हमें बताना है। पद्यांश की प्रथम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये नेक्स्ट वाला स्टेंजा है। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब है आपकी मुद्रा यानी पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। तो जब अधिकारियों ने मुद्रा शब्द का प्रयोग किया रुपयों पैसों के लिए, तो कवि ने उस मुद्रा शब्द को क्या अर्थ निकाला, उसने कहा कि आप मुद्राएं मेरे मुख पर देख लीजिए। ठीक है, अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। जब लेखक ने अपनी मुद्राएं देखने के लिए कही शर्मा कर, तो अधिकारी कुछ सोचने लगे और वो थोड़ी देर बाद उनके शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम, और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, क्या क्या मांगा, कुछ धन और एक तख्त। कवि ने मांगा ना छापा मारने वालों से कि कुछ धन और एक तख्त। कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव, क्या सुझाव दिए कवि ने छापा मारों को, कि जिसके घर में अधिक धन है हो तो ले जाइए, मतलब अधिक धन है तो ले जाइए, लेकिन जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए, है ना, उसे कुछ धन तो दे दीजिए। अब अगला है प्रश्न, संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। संपन्न घर की स्थिति है ना, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। इस लाइन से पता चलता है कि जिनके घर में सोने के और चांदी के सोफे और पलंग होते हैं, वहां पर घर में बहुत सारा धन दौलत होता है उनके घर में, और वो घर संपन्न होते हैं। संपन्न यानी रिच होते हैं, जिनमें कोई चीजों की कमी नहीं होती। अच्छा, पद्यांश में प्रयुक्त धातु, धातु यहाँ पे सोना और चांदी का शब्द हुआ है। फर्नीचर में पलंग और सोफा का यूज हुआ है नाम। नेक्स्ट, अब अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हो। तो पहला शब्द है हमारा तख्त। ठीक है, तो तख्त के लिए क्या प्रश्न बनाया है, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं, तख्त। ठीक है, दूसरा शब्द है अनधिकृत। छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए, अनधिकृत धन चाहिए। तीसरा शब्द है पलंग। परिच्छेद में सोफे के अलावा सोने चांदी से बनी और किस वस्तु का उल्लेख हुआ है, पलंग का। ठीक है, चौथा शब्द है धन। कवि के घर में क्या बिल्कुल नहीं है, धन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं शब्द संपदा। यहाँ पे हमें निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग चुनकर शब्द लिखना है। उपसर्ग चुनना है, यश अपयश, ज्ञान अज्ञान, मान अभिमान, वन उपवन। ठीक है, अब सरल अर्थ हमें बताना है। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियां, मतलब ये जो तीसरा पार्ट है इसके लास्ट 6 लाइंस, जिनके घर में डलवा दीजिए वो वाला का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लेखक कहते हैं, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए। तो कभी तो यही कहते हैं कि जिनके घरों में सोने चांदी के सोफे और पलंग होते हैं तो वे तो आप ले जाते हैं, ठीक है, ले जाइए, लेकिन निकलवा लीजिए, आपका काम ही है निकलवाना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, फिर दूसरा लेखक कहते हैं कि जिनके घर में अगर टूटी हुई कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए, तो उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करके जाइए। तो एटलीस्ट ऐसे घरों में जिनके घर पे एक कुर्सी भी नहीं है टूटी हुई बैठने के लिए, तो उनके घरों में एक तख्त या एक बैठने सोने के लिए कुछ तो व्यवस्था करके जाइए। तो ये ऐसे लेखक जो है अपने जो अधिकारी उनके घर पे छापा मारने आए थे उनसे कहते हैं। ठीक है, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां, समृद्ध घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां,
जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। और अभावग्रस्त घर के बारे में फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियां। तो समृद्ध घर यानी कि रिच हाउस, अभावग्रस्त यानी कि पुअर, गरीबी में जीने वाले लोग। ठीक है, अब हम ये सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। सोना शब्द में सामान्य अर्थ है पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु, है ना, जो आभूषण बनाने में काम आती है, यानी येलो कलर का एक कीमती मेटल जो ज्वेलरी बनाने में काम आती है। और दूसरा कविता में उन्होंने अर्थ दिया है सोना या नींद में होना, सोना यानी नींद में होना। ठीक है, नेक्स्ट चांदी, सफेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु। चांदी मतलब वो भी एक धातु होती है, मेटल, सफेद रंग की होती है और चमकीली होती है, जो गहने सिक्के आदि बनाने में काम आती है। और ये धातु चांदी किस में काम आती है, या ज्वेलरी बनाने में, या सिक्के कॉइन्स वगैरह बनाने में। और दूसरा अर्थ जो कविता में यहाँ दिया हुआ है, सिर के बालों की चांदी के रंग का सफेद हो जाना, मतलब सिर के बालों का सफेद हो जाना, उसे मतलब चांदी कहते हैं, चांदी आ जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अर्थ संपत्ति या रुपया पैसा। तो इसका मतलब, अर्थ का मतलब कविता में जो अधिकारी है उन्होंने तो संपत्ति या रुपया पैसा के रूप में किया है, लेकिन कवि ने यहाँ उसका मतलब दिया है कविताओं में उसका अर्थ। मुद्रा का अर्थ है वैसे सिक्का या रुपया पैसा अधिकारियों के हिसाब से, और कवि के हिसाब से मुद्रा यानी हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति, मुख चेष्टा। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं चेहरे के, हम हाथों से या अपने चेहरे से या अपने गर्दन से जो भाव दर्शाते हैं उसे हम मुद्राएं कहते हैं। तो ये जो मेरा चैप्टर है, एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया है और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।